ऑलराइट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉमन नेम के बारे में देखा था। आज IUPAC नेम हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि भाई आखिर कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनते क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इनॉर्मस नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन? क्या रीजन है इसमें? तो उसके दो रीजन है बेटा। सबसे पहला तो है हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन। अपने पूरे ग्रुप में अगर आप देखोगे तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी काफी हाई होती है एज कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन, और फिर जर्मेनियम जर्मेनियम एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, है ना। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर क्या ये हर ग्रुप में फॉलो करता है? तो कार्बन वाले में तो ये करता है, लेकिन इसके अगले वाले में ही कौन सा है? कार्बन के बाद नाइट्रोजन में एक गड़बड़ हो जाता है। नाइट्रोजन में एन एंड पीपी में पीपी का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और इसी तरीके से उसके अगले वाले में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी सल्फर सल्फर का हो जाता है, और उसके बगल वाले में एफ से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी सीएल का हो जाता है। ऐसा उल्टा क्यों? होना तो ये चाहिए, क्योंकि भाई बॉन्ड एनर्जी, किसी बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है ये, और बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है कितने बॉन्ड बने हैं वो दो एटम के बीच में। जैसे मान लो मैं डाल दूं डबल बॉन्ड, बोल दूं O2 है, फिर आपको बोलो H2O2 में OO है, कौन से बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होगा? तो सिंगल बॉन्ड। डबल को तोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। लेंथ अगर बड़ा हो गया, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो गया, बॉन्ड लेंथ काफी बड़ा हो गया, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि लेंथ अगर बढ़ गया तो उस बॉन्ड को इजीली आप ब्रेक कर सकते हो ना। तो यहां पे आप देखो तो ऊपर से नीचे जाने पे लेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि देखो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड ऊपर से नीचे जाते हैं भाई पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। साइज है कार्बन की साइज से ज्यादा सिलिकॉन का साइज है, तो यहां तो वो रेगुलर आ रहा है कि साइज बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी ऐसी आ रही है। यहां क्या प्रॉब्लम हो गया? नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है बेसिकली। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन का जब नॉर्मल बॉन्ड बनाते हो आप, तो उनमें आप देखो लोन पेयर रह गए। तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्शन। अच्छा, खास बात क्या है पता है? कि लोन पेयर रिपल्शन कंसिडर कब करेंगे? ओनली फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ही सबसे छोटे होते हैं। तो छोटे हैं तो इसलिए बहुत नजदीक नजदीक आ गए, और बहुत नजदीक नजदीक आ गए हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये रिपेल करेगा, इनको बॉन्ड अच्छे से बनाने नहीं देगा, तो इनका बॉन्ड कमजोर हो जाता है। इसलिए कार्बन के पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन की होती है, और इसकी लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। लॉन्ग चेन फॉर्म करने का मतलब कार्बन 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 कार्बन, इसी को कैटिनेशन टेंडेंसी बोलते हैं। लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी को ही कैटिनेशन, वो किसकी वजह से होता है? बॉन्ड एनर्जी की वजह से। जबकि अगले वाले में आप देखो तो ऑक्सीजन आपको O2 मिलता है, बहुत मिला तो आपको O3 मिल जाएगा, लेकिन सल्फर के केस में आप S8 कॉम्बिनेशन देखते हो, सल्फर 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 8 सल्फर तक आपस में रहता है ना, तो कैटिनेशन बेटर है। नाइट्रोजन के केस में आप N2 देखते हो, फास्फोरस के केस में P4 होता है, पी 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 बॉन्ड्स बन सकता है। तो हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि इसका खूब सारे कंपाउंड आते हैं। तो सिर्फ क्या यही है? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आप देखो इनसे भी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होता है? H2 का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन HF उनकी बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन फिर क्या है? तो दूसरा ये है कि सर टेट्रावेलेंसी, ये दोनों का जो यूनिक ब्लेंड है, टेट्रावेलेंसी एंड हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, इन दोनों के वजह से ही कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, इतने कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। राइट? तो लिखो, कार्बन फॉर्म इनॉर्मस नंबर ऑफ कंपाउंड
ड्यू टू सबसे पहला हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, दूसरा क्या है टेट्रावेलेंसी। बेटा टेट्रावेलेंसी का मतलब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना, और ऐसे करके चलता है ना, ऐसे ओपन करके ये चलता जाएगा, राइट। कैटिनेशन टेंडेंसी का मतलब लिख लेना लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी। कैटिनेशन का मतलब क्या है, लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी, है ना। तो अब देखो ये टेट्रावेलेंसी एंड बॉन्ड एनर्जी हाई होने से क्या क्या कर सकते हैं भाई। अच्छा और क्या खास बात है पता है, कार्बन एंड सिलिकॉन में एक और चीज है जो इसको अलग बनाता है। बॉन्ड एनर्जी सिलिकॉन का कम तो है बट इतना भी खराब नहीं है कि उसके रिलेटिवली कम कंपाउंड मिलते हैं। एक और रीजन है जो कार्बन को यूनिक बनाता है, वो ये है कि उसकी पी पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। जैसे कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ बना सकता है, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ इटसेल्फ, सिलिकॉन कैन नॉट डू लाइक दिस। सिलिकॉन के ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, SI डबल बॉन्ड SI एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये जो बॉन्ड है तो आपको मालूम है कि पहला सिग्मा है बेटा, दूसरा क्या है, तो जो पाई बॉन्ड बनता है ना P2P में, वो तभी बनता है जब दोनों एलिमेंट मोस्टली सेकेंड पीरियड के हो। तो कार्बन हमारा सेकेंड पीरियड का था और ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का है, तो इसलिए तो ये लिखो, थर्ड पॉइंट भी और लिख लो, its ability to form effective p-pi bond, its ability to form effective p-pi bond, इफेक्टिव p-pi बॉन्ड लिख सकते हो, इफेक्टिव p-pi बॉन्ड। और ये इफेक्टिव कब बनता है, तो नोट करके कहीं लिख लो इसको, p-pi इफेक्टिव तभी होता है जब ये दोनों एटम जिनके बीच में ये बन रहा है दोनों ही सेकेंड पीरियड के हो। अब pi bond is effective if it is formed between second period elements. अब pi bond is effective if it is formed between second period elements ना। कहने का मतलब C double bond O is effective, N double bond O is effective, right? आ रहा है बात समझ में, है ना। N double bond N is effective, बट आप सोच लो कि C डबल बॉन्ड सेलेनियम डाल दें, नॉट इफेक्टिव, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का नहीं है। आगे बात समझे, चलिए ग्रेट। तो ये तीनों कंबाइंड रीजन है जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड मिलते हैं। अब आ जाओ, जो आप अपने दिमाग में टेट्रावेलेंसी को मेंटेन करते हुए जो भी अपने दिमाग में आप इमेजिन करो सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं। कुछ थोड़े कम स्टेबल, कुछ ज्यादा स्टेबल होते हैं, बट मिलते सभी। क्या सोच सकते हो आप कि भाई मैं एक काम करता हूं, कार्बन 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 की लंबी चेन बनाता हूं और जो ये वैलेंसीज रह गई है इनमें आप हाइड्रोजन लगा दो, तो आपको ये क्या बन गया, नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड बन गया। अब आपका मन है नहीं सर मेरे को ना हाइड्रोजन नहीं, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, कर लो यार, वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑक्सीजन लगा दो, OH लगा दो। तो कहने का मतलब आपको क्लोरीन लगाना है वो लगा दो। तो ये मेंटेन करते हुए ओपन चेन में आप कुछ भी कर सकते हो, ऑक्सीजन को बीच में डालना है वो भी कर दो। इतना ऑप्शन प्रोवाइड करता है ये। टेट्रावेलेंसी रहनी चाहिए बस, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 रहनी चाहिए। जो मैं ऐसे बॉन्ड ओपन कर दे रहा हूं यहाँ पे कौन है, कुछ नहीं दिखाया तो हाइड्रोजन समझ लो, है ना। ये तो चलो ओपन है, फिर मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड भी बना सकता है, तो आप ये बना सकते हो C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन अपने हिसाब से लगा लेना। वैलेंसी टेट्रावेलेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। डबल बॉन्ड बनाया तो 2 बॉन्ड पहले ही हो गया, ये 3 एंड ये 4, और ऐसे ही करके वो चलता जाएगा। चलो ये पाई बॉन्ड, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जहां पे भी पाई बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। जहां कोई पाई बॉन्ड ना हो तो क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। अच्छा फिर
क्या रिंग बना सकते? बिल्कुल बना सकते भाई। सबसे छोटी रिंग कितने कार्बन की होगी? 3 कार्बन। ट्रायंगल ही बना सकते हो रिंग में मिनिमम तो। अच्छा फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसको कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं? दिस इज इक्विवेलेंट टू, राइट। अब आपका मन है नहीं सर मुझे बीच में ऑक्सीजन डालना है, कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। आपको रिंग साइज बड़ा करना है, ऑक्सीजन लेते हुए बड़ा करते चले जाओ, करते चले जाओ। रिंग के अंदर पाई बॉन्ड डालना है, ऐड कर दो। आप जो मर्जी सोचना चाहो ना सब बना सकते हो। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना वास्ट कैटेगरी है, तो सोचो जब इतनी सारी कैटेगरीज हो तो एक एक का नाम कॉमन नेम के हिसाब से, बिना किसी पैटर्न के हिसाब से कितना बड़ा सिरदर्द होगा, है ना। इसलिए हमें एक बड़ा ही सिस्टमैटिक अप्रोच लेते हुए नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो IUPAC क्या फुल फॉर्म होता है भाई? IUPAC नहीं, हाँ जी बोलिए। आई से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, लिख लेना, ये भी पूछता है कभी। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब देखो इन्होंने जो ये एक बेसिकली आप समझ लो इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिस्ट का एसोसिएशन है ना। अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि हमें नेमिंग में क्या करना है, और ये हर 5 साल 10 साल के बाद इसमें चेंजेस आते हैं कुछ ना कुछ ना। तो इसलिए अगर आप 25-30 साल पहले वाली किताबें देखोगे तो उसमें नेमिंग का पैटर्न थोड़ा अलग दिखेगा, अभी देखोगे तो अलग हो गया है। लास्ट 10 ईयर का अगर बुक देखोगे और 20 साल पहले का देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा एज पर द लेटेस्ट वन डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो IUPAC नेमिंग के अंदर तो सबसे पहले इसमें कि भाई कंपाउंड को आप क्लासिफाई कर दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और फिर एक एक विंग के लिए एक पैटर्न डिसाइड किया है कि नाम कैसे लिखना है। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बहुत बहुत ही वास्ट क्लासिफिकेशन है, बट मैं काम की चीजों के बारे में करूंगा। स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे क्लासिफाई करेंगे भाई? तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो कौन सा है? ओपन चेन कंपाउंड। नेक्स्ट कौन सा होता है? साइक्लिक। ध्यान रखना साइक्लिक का अलग तरीके से नेमिंग होगा, ओपन चेन कंपाउंड का अलग तरीके से। ओपन चेन में भी मैं अगर कैटेगरीज बनाऊं तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं कि भाई सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब इसके अंदर मैं अगर डिस्कशन करूं तो भाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? कोई भी जिसका फॉर्मूला CXHY हो, जहां पे XY की वैल्यू दी हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, उसको हाइड्रोकार्बन बोले। अब इसमें सैचुरेटेड का मतलब विच डू नॉट हैव एनी पाई बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब बेटा, हाँ जी, मिनिमम 1 पाई बॉन्ड। एक से ज्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपको मालूम है कि जैसे मैं CH3 ले लू, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो। अगला एग्जाम्पल CH2 ट्रिप डबल बॉन्ड CH एंड फिर डबल बॉन्ड CH2 कर दो, कॉन्जुगेटेड इन हो गया, है ना, एक से ज्यादा भी।
ये सब अनसेचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर मैं बात करूं, हेट्रो एटम्स अगर कॉम्बिनेशन में ले लूं, अदर एटम्स चेन के अंदर ले लूं तो भी बन सकते हैं, है ना। CXHY, यहां पे अदर एटम्स मतलब यहां पे Z, और कुछ यहां पे मैं A लिख दे रहा हूं, A की जगह कुछ भी हो सकता है, AZ, जहां पे A की जगह पे कुछ भी हो सकता है भाई, एनी हेट्रो एटम। सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, कुछ भी हो सकता है। ए जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एंड डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन है ओपन चेन का। फिर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कैटेगरी आती है एलिसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर बताओ। हाँ, एलिसाइक्लिक हो गया, फिर एरोमेटिक हो गया, एलिफैटिक भी बोल सकते हो आप, साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स, या एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इस एलिसाइक्लिक के अंदर भी दो डिवीजन है भाई, कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो मैं वही बोलता जाता हूं कि ये भी मैं बहुत ही, मतलब आप समझ रहे हो, बहुत ही सरफेस लेवल पे टच करने की कोशिश कर रहा हूं, इतना ये डीप है। कार्बोसाइक्लिक का मतलब जिसमें सर रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, ये सारे एग्जाम्पल कार्बोसाइक्लिक के हैं, ये सब कार्बोसाइक्लिक। अब इसके अंदर भी बेटा ना, कार्बोसाइक्लिक में भी, और अगर मैं डीप में चला जाऊं तो इसमें भी सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। अब यहां पे हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक का डिस्कशन करने लगो तो भाई साइकिल के अंदर हेट्रो एटम्स आ जाए, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। एरोमेटिक अपने आप में इतना बड़ा समंदर है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कौन है, बेंजीन। एरोमेटिक में आपको मालूम है कि सिर्फ यही थोड़ी ना भाई, बहुत सारे ऐसे हैं जो कंपाउंड, जैसे नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब मालूम होगा बेटा आप लोगों को, डॉट डॉट। इतनी कैटेगरीज है बेटा, सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। तो अभी हम सिर्फ ओपन चेन का पहले फॉर्मेट सीख लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो फिर देखेंगे कि इस ओपन चेन से कैसे साइक्लिक कंपाउंड अलग होते हैं। और फिर इनमें भी एरोमेटिक का अपना अलग पैटर्न है और इधर वालों का अपना अलग पैटर्न है। तो लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स। nomenclature of open chain compounds। अब ये ओपन चेन कंपाउंड्स का नेमिंग करने का जो फॉर्मेट है पहले वो सेट करते हैं। तो जो उसका फॉर्मेट है एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि सबसे पहले हम साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट, इनका नाम लिखते हैं। सबसे पहले इनका नाम, जैसे हमारे नेमिंग का पैटर्न है भाई कि हमारा फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर
लास्ट नेम ऐसा होता है, फैमिली टाइटल नहीं, यही होता है ना। तो ऐसे ही ओपन चेन कंपाउंड का पहले क्या है कि भाई उसके अंदर जो साइड चेन है या सब्स्टिट्यूएंट है उनके नाम को आपको पहले लिखना है और उनकी पोजीशन को दिखाते हुए विथ पोजीशन। फिर इसके बाद किसका लिखना है, रूट वर्ड। अब ये क्या होता है, रूट वर्ड बेसिकली डिसाइड होता है कि भाई, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पेरेंट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है। ओके, डिसाइडेड बाई नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। अभी सिखाता हूं पेरेंट चेन क्या है, ठीक है, पेरेंट चेन या मेन चेन। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन यहां पे मैं लिख दे रहा हूं और उसका रूट वर्ड क्या है, ये सब सुना होगा यार बचपन में, 9-10 से शुरू किया जाता है। बताओ, अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, METH, मेथ। बोलो ना, बोलो। अगर 2 कार्बन हुआ तो क्या बोलेंगे बेटा, ETH, एथ। 3 हुआ तो PROP, प्रो। 4 हुआ तो, 5 हुआ तो ये सब जानते हो सब लोग। 10 हुआ तो बताओ, 10 हुआ तो क्या होगा, 11 हुआ तो अनडेक, अनडेक, डोडेक लिख लो। कभी कभी 11-12 वैसे इतना जाएगा नहीं, बट फिर भी अनडेक, डोडेक, बस इतना ही, बहुत ज्यादा करना नहीं हम लोग को। क्या चीज, साइड चेन और सब्सटेंट दोनों लिखा है मैंने, ठीक है, एक साइड चेन एंड सब्सटेंट। अभी अभी बताता हूं ना, एक आधा एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद रूट वर्ड खत्म होने के बाद हम या तो एन लिखेंगे, या तो इन लिखेंगे, या तो आइन लिखेंगे। एन कब लिखेंगे, जब कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। इन कब लिखते हैं बेटा, जब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये कब लिखते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ऐसे ब्रैकेट में दिखा लो, इतना काफी है। क्या इसको इलेबोरेट करने का जरूरत है ना। तो विथ पोजीशन लिखना, विथ पोजीशन किसका, अगर डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए तब पोजीशन दिखाना, इसलिए मैंने ऊपर वाले को छोड़ दिया। सिर्फ अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आइन। और लास्ट में क्या, लास्ट में नाम आता है फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन। और अच्छा वर्ड होगा अगर आप इसको लिख लो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये वर्ड क्यों लिखवा रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। जब एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो इसलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखना जरूरी है ना। तो आते हैं, देखते हैं पहले साइड चेन, साइड चेन के बारे में समझते हैं। साइड चेन क्या है, तो भाई जो मेन चेन है उससे लटके हुए हाइड्रोकार्बन का ग्रुप, उसको ही हम बोलते हैं साइड चेन। लिखो, साइड चेन इज अटैच्ड विथ पेरेंट चेन which have carbon and hydrogen only, उसी को साइड चेन बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन ना। हाँ, साइड चेन इज अटैच्ड विथ पेरेंट चेन एंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। देखो, इनको कभी कभी हम ऐसे भी बोल देते हैं, आर। आर को कैसे नेमिंग करते हैं, दे आर नेम्ड बाई अल्काइल, अल्क प्लस वाई एल, अल्काइल। अब जैसे अल्क का यहाँ पे क्या है, तो भाई जैसे मान लो इसमें एक कार्बन हो, CH3 हो जाए ये ग्रुप। देखो ये बॉन्ड मैंने खोल करके दिखाया हुआ है ताकि इसी से कनेक्टेड रहे। तो इसको क्या बोलेंगे, METH, मिथ आइल। ऐसे C2H5 हो जाए तो हाँ जी इथाइल।
ऐसे ही अगर हमारा C3H7 हो जाए तो प्रोपाइल। अब प्रोपाइल में दो ग्रुप आते हैं, आइसोप्रोपाइल कल मैंने बताया था, एंड एन प्रोपाइल, सीधा सीधा मतलब सीधी चेन हो जाए या ब्रांचिंग हो जाए उसके हिसाब से, ठीक है, एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट। अच्छा, फिर आपके दिमाग में आएगा सर इसमें अगर मान लो डबल बॉन्ड आ गया तो, जैसे मान लो ऐसा हो गया तो CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं ना इसको, तो इथिनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो मान लो कभी ये भी साइड चेन की तरह हो गया तो ETHYNYL, इथाइनाइल, इथिनाइल, इथाइनाइल। नोट कर लो सब फटाफट, जल्दी खत्म करो। फिर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा भी अगर कोई ग्रुप उसके अंदर आ गया, कोई एटम आ गया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और काफी ठीक ठाक बड़ी लिस्ट है ये सब्स्टिट्यूएंट की। ओके, अब मैं एक एक करके दिखाता हूं सब्स्टिट्यूएंट का, क्योंकि वो अगर आप पहचान गए ना तो फंक्शनल ग्रुप से कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक, आ जाओ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और मैं वैसे एक डिटेल लिस्ट आपको दे दूंगा, उसको आप जरूर देख लेना, ठीक है। बताओ भाई, कुछ कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम बताओ। हम्म, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं होते बेटा, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप। हेट्रो एटम बट दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, आर सेड टू बी, कोई भी हेलोजन आ जाए, जैसे F, Cl, Br, I, और इनको क्या बोलेंगे, फ्लोरो, ये क्लोरो, ये ब्रोमो, ये आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। फिर इसके बाद, बिल्कुल सही, इसके बाद NO2, नाम क्या है, नाइट्रो, और NO जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, नाइट्रो नाइट्रोसो। आपको पता है इस नाइट्रो में भी दो कैटेगरी है, एक आता है ONO, क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो, है ना। और बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में से एक है, ये तो बड़े कॉमन से है, फ्लोरो क्लोरो सबको ही ध्यान रहता है, ये भी लगभग ध्यान ही रहता है, बट कभी कदार बच्चे मिस कर जाते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा मिस होने के चांस होते हैं, पता है वो कौन सा है, OR, जिसका नाम क्या होता है, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। अगर एग्जाम्पल में दूं आपको OR के, तो OCH3 क्या नाम होगा बेटा, मिथॉक्सी। OC2H5 कभी भी आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, एंड सो ऑन। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, इसको नहीं बोलना है, क्योंकि इनको तो देख के भी याद आ जाएगा, ये चीज ध्यान में ही नहीं रहता है, दिमाग से निकल जाता है। बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम ना। हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, हाँ। और कौन सा है, इपॉक्सी, इपॉक्सी किसको बोलते हैं, हाँ जी, जब एक ही ऑक्सीजन दो अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड हो जाए, तो ऐसे ग्रुप को इपॉक्सी बोलते हैं। ये इपॉक्सी है, एक ऑक्सीजन दो लोगों से कनेक्टेड। इपॉक्सी भी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है।
नेमिंग करते समय सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। और इपॉक्सी के बाद और कौन सा है? तो एजो एंड एजॉक्सी। एजो कंपाउंड किसको बोलते हैं? जहां एन डबल बॉन्ड एन आ जाए, एजो कंपाउंड। एजॉक्सी क्या होता है? जहां पे एन ओ आ जाए। तो देखो, लिखने के लिए ये सब जरूर लिख ले रहे हैं, बट काम इतने से ही आने वाला है। ये जो मैंने ऊपर लिख रखा है, इतने का ही काम मेन आने वाला है। ये सब बहुत रेयर केसेस में आएंगे, ठीक है। तो साइड सब्स्टिट्यूएंट क्लियर हो गया। इनको कई लोग ना फंक्शनल ग्रुप से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है। फ्लोरीन ऐसा कभी नहीं है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। FCl BRI ये कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम तो देते हैं, बट उनको स्टेटस नहीं देते नेमिंग के अंदर। जैसे जब मैं बोलता हूं ईथर, तो ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप, इजंट इट? लेकिन ईथर का नाम कभी भी आप नॉमेनक्लेचर में नहीं देखोगे कि उसको कोई प्रायोरिटी मिलती हो, जबकि अल्कोहल को मिलता है। क्या मिलता है? ऑल, OH को ऑल। कभी ईथर को देखा है कुछ लिखते हुए? नहीं। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप तो है, अल्कोहल से अलग है ग्रुप, लेकिन इसका स्टेटस सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही रखा जाता है। इसलिए देखो OR का मैंने क्या लिखा हुआ है? एल्कोक्सी। आ रहा है बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। तो जब हम आइसोमेरिज्म कर रहे होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कर रहे होंगे, उसमें आप अल्कोहल ईथर दोनों को फंक्शनल आइसोमर की तरह लोगे, जबकि यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट ही नहीं होता। इसको नेमिंग करते समय कैसे ट्रीट कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, सेट हो गया। तो आप ये पहचान गए। ये रूट वर्ड अभी मैं सिखाऊंगा कि पेरेंट चेन कैसे निकालते हैं। ANA9 से हो गया। फंक्शनल ग्रुप्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर नेमिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत गलतियां करते हैं, बहुत सारे मिथ पाल रखते हैं दिमाग के अंदर। इसको देखेंगे कैसे करना। बता दो इसको पूरा। चलो भाई, कुछ फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। हाँ, उसके लिए एल्कोक्सी, OR के लिए एल्कोक्सी लिखा तो है, सब नोट कर लो अच्छे से। सब्स्टिट्यूएंट तक तो नोट कर लो, फंक्शनल ग्रुप तो फिर भी ध्यान रहता है थोड़ा। तो फंक्शनल ग्रुप, अच्छा, एक बहुत छोटे लेवल पे ये पूछता भी था कि भाई फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है। तो भाई फंक्शनल ग्रुप से ही किसी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी हम पता करते हैं, क्योंकि जो भी कार्बन कार्बन की चेन है वो इतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है कि इनसे कुछ होता जाता है नहीं। अगर आप यहां एल्डिहाइड लगा दो तो इनके वो रिएक्शन होंगे जो ये डबल बॉन्ड को प्रमोट करता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। सुना है ये सब नाम? कैनिजारो। तो ये सब चीजें इस फंक्शनल ग्रुप के चक्कर में होता है। तो अगर ये हट जाए तो उसकी रिएक्टिविटी नॉर्मल सी हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली वो सेंटर होते हैं जो रिएक्टिविटी मॉलिक्यूल का डिसाइड करता है। ठीक है, तो अब मैं इनमें लिस्ट आता हूं। जो सबसे आसान है, सबसे आसान है वो कौन सा है बेटा? सबसे आसान कौन सा है? तो हाँ जी, बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल रिप्रेजेंटेड बाई ROH कंपाउंड को। और अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि OH का नाम कैसे लिखते हैं हम लोग। तो यहां देख लेना, यहां दो चीजें हैं। अगर आप कभी भी टेबल देखोगे तो एक होता है नेम एज सब्स्टिट्यूएंट, कि OH कभी अगर सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो फिर आएगा कि सर क्या मजाक कर रहे हो, एक तरफ आप बोल रहे हो फंक्शनल ग्रुप है, दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हो। तो ये तब होता है जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप सेम ही मॉलिक्यूल में आ जाए। जैसे कि मान लो यहां एल्डिहाइड भी आ गया, अब OH भी आ गया, तो इस मॉलिक्यूल में भाई फंक्शनल ग्रुप कोई एक ही होगा। कौन होगा? ये। ऐसे केस में ये सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के नेम को क्योंकि वो सबसे पहले लिखते हैं ना, तो प्रीफिक्स लिखा जाता है ऊपर, प्रीफिक्स। और इसको देखो सफिक्स की तरह आखिरी में लिख रहे हैं ना, तो सफिक्स बोलते हैं इसको। तो अल्कोहल ROH, तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स या फिर नेम एज सब्स्टिट्यूएंट, ये लिख लेना, नेम एज सब्स्टिट्यूएंट पूरा लिख लेना। और सफिक्स का मतलब क्या है? और सफिक्स में ये सेकेंडरी है, क्योंकि एक सफिक्स ये भी है, इन आइन भी। ठीक है, या फिर नेम एज फंक्शनल ग्रुप।
ठीक, तो बताओ एल्कोहल, एल्कोहल ROH, इनका नाम हम कैसे लिखते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप, उनका प्रीफिक्स एंड सफिक्स। कंपाउंड जब हम लिख रहे थे तो वहां पे मैंने ROH बोला। ROH क्या है भाई? एल्कोहल। उसका प्रीफिक्स का नाम क्या होगा OH का? हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी, याद कर लेना। और इसके फॉर्म में नाम क्या होगा? OL, ऑल। ऑल हाइड्रोक्सी है, फिर क्या है? ऑल। अच्छा, फिर इसके बाद भाई कंपाउंड मैं ऐसा कर लूं तो RSH, क्या बोलेंगे इसको? थायोल। है ना? इसका प्रीफिक्स नेम क्या होगा? मरकैप्टो। सफिक्स नेम क्या होगा? थायोली। या थायो एल्कोहल बोलते हैं इसको, थायोल या थायो एल्कोहल। जहां भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए जनरली थायो वर्ड जुड़ जाता है उसके साथ। नोटेड? हाँ, इसके बाद बताओ एसएच के बाद तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं किसका? एल्डिहाइड का। तो RC डबल बॉन्ड OH, क्या बोलते हैं बेटा इसको? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक इसी तरीके से अगर RC डबल बॉन्ड O R' हो जाए, ध्यान रखना इधर कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये सब कार्बन के हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। तो कीटोन को कैसे बोलते हैं? यहाँ पे ओन बोलते हैं, वन भी बोल सकते हो, ओन। तो RC डबल बॉन्ड O R' को क्या बोल रहे हैं? कीटोन, ओन। फिर प्रीफिक्स का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कीटो बोलते हैं या फिर ऑक्सो बोलते हैं, कीटो और ऑक्सो। और इसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा? इसके भी दो नाम हैं, अल या कार्बल्डिहाइड। देख रहे हो? फंक्शनल ग्रुप में भी दो नाम है, अल एंड कार्बल्डिहाइड। तो नेचुरली इसके इधर भी बहुत सारे नाम होंगे, तो एक नाम है फॉर्मिल और दूसरा नाम है ऑक्सो। ध्यान देना, दोनों के अलग इंपॉर्टेंस है। अभी मैं जब सिखाऊंगा तब उसको थोड़ा और डिक्टेट करूंगा, अभी तो बस यहाँ पे एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे रहा हूं। दूसरा, ऐसे ही जैसे आपने एल्डिहाइड कर रखा है, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भाई इधर कैसा नाम होगा उसका? इसको बोलेंगे कार्बोक्सी, प्रीफिक्स के फॉर्म में। और फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होता है? सबको मालूम होगा, बताओ भाई। ओइक एसिड, वेरी गुड, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों ही नाम लिखे, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लिया? हाँ, एक और लिखवा देता हूं, बाकी कहानी खत्म है। इसके बाद बाकी चीजों को मैं आपको वर्कशीट के थ्रू दे दूंगा। फिर इसका यूज करना सीखते हैं हम। कौन सा है भाई यहाँ पे कंपाउंड? RCN।
फंक्शनल ग्रुप साइनाइड ना। प्रेफिक्स का नेम क्या होता है इसका? CYANO, साइनो, जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे। और फंक्शनल ग्रुप की तरह इसका नाम क्या होता है? नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल। अब आपके दिमाग में आ रहा है, सर कभी कभी दो नाम बता रहे हो आप फंक्शनल ग्रुप का, कभी कभी एक ही बता रहे हो, ये पंगा क्या है? क्या पंगा है ये? तो आप देखो, वो दोनों अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप है, दोनों अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की भी कैटेगरी होती है। फंक्शनल ग्रुप की भी हमारे पास कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब कि सर उसमें कार्बन भी हो और जहां पे वो आए वहां खत्म हो जाए, उसके आगे चेन बढ़े ही ना। जैसे C डबल बॉन्ड हो, H मैंने ब्लॉक कर दिया, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, इसी साइड जो भी है कर सकते हो। ये एक कैटेगरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ये भी वही कैटेगरी है। आप ईथर ले, सॉरी आप कार्बन कंटेनिंग की मैं बात कर रहा था ना, आप साइनाइड ले लो, ये सब। तो इनके दो दो नाम होते हैं, आप देखो। तो कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो वो अलग कैटेगरी हो जाएगी। अदर्स में अगर मैं बात करूं, अदर्स या नॉन कार्बन कंटेनिंग, और इवन इफ कार्बन इज देयर बट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अदर्स में हमारा कीटोन आ गया, कीटोन के दोनों तरफ ओपनिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं। एल्कोहल आ गया, OH, इसमें कार्बन ही नहीं। तो ऐसे चीजों का एक ही नाम होता है, और जिसमें कार्बन आ जाए इसके डबल डबल नेम हो सकते हैं। अब वो डबल क्यों पढ़ते हैं, IUPAC में जब डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कि कैसे दोनों को यूज करना है, कब यूज करना है, उनके भी कंडीशंस होते हैं। नोटेड? यहां तक हो गया? चलो ग्रेट। अब आती है बात, बस एक आखिरी चीज, थियरी फिर यहीं पे खत्म, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? वो क्या है कि फंक्शनल ग्रुप में कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना हुआ है, उसका मैं रफ स्केच आपको देता हूं, ठीक है, जो आपको यूज करने में काम आएगा। ये मिटा दूं, ये सब इसको मिटा दूं। है ना? तो क्या है यहाँ पे भाई, तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कैसे देखते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को। फिलहाल अभी मैं सल्फोनिक को नहीं लेके आ रहा हूं, उसको हटा दे रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद एस्टर्स हैं, कार्बोनिल, COCl है, एसिड हेलाइड है, ये सब है, मतलब डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। और इसके बाद कौन आता है एसिड डेरिवेटिव्स के बाद? एसिड डेरिवेटिव मतलब समझ रहे हो, ये सारे ग्रुप C डबल बॉन्ड OR यानी एस्टर, है ना, और C डबल बॉन्ड OCl असाइल हेलाइड, और कौन एसिड डेरिवेटिव में, यहां आ गया, यहां आ गया, और बताओ भाई। हाँ, NO2 वगैरह नहीं भाई, NH2 ना, अमाइड, अमाइड वगैरह, ये सब एसिड डेरिवेटिव्स है। अब इनमें भी ऑर्डर होता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बस एक लेआउट दे रहा हूं ऊपर ऊपर से। तो ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद आपका साइनाइड आता है बेटा। इसके बाद प्रायोरिटी में कौन आता है? एल्डिहाइड। फिर कौन आता है? कीटोन। और उसके बाद कौन आता है? अल्कोहल वगैरह। सबसे आखिरी में कौन आते हैं? NH2।
अच्छा NH2 का मैंने आपको बताया नहीं, NH2 का, चलो कोई बात नहीं, कर लोगे वैसे तुम लोग। NH2 का नाम बताओ एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अमाइन, बोलो भाई। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है? अमीनो ना। चलो वैसे लिस्ट दे दूंगा तो उसमें लिखा रहेगा, बट अभी आप चाहो तो लिख सकते हो। फंक्शनल ग्रुप का नाम ये है और ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम अमीनो, ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऑल सेट। नाउ अब मुझे कौन बताएगा कि भाई पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करते हैं? लिखो, हाउ टू डिसाइड पेरेंट चेन, हाउ टू डिसाइड पेरेंट चेन, मतलब बोलो। बोलो भाई, धृति बताओ, हाउ डू वी डिसाइड पेरेंट चेन, क्या क्राइटेरिया होता है? जस्टिन बताओ। बिल्कुल सही। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? थोड़ा सा एक चीज मिस कर गए तुम। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के पीछे पहले मत पढ़ो। सबसे पहले आपको किसके पीछे पढ़ना है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जितने ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाएं उतना ज्यादा बेटर। अब उसको लेते समय चाहे चेन भले ही छोटे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लेने के बाद अगला प्रायोरिटी किस पे देते हैं हम लोग? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पे। उनको लेते हुए डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जितने अधिक से अधिक आ जाएं उनको कैटर करना है। उनको लेते हुए अब आगे बढ़ना है। उसके बाद अगर हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटी आ रही है तो हम वो ढूंढेंगे जहां पे लंबी चेन मिल रही हो। बट हमारी गलती क्या होती है? सबसे पहले लंबा चेन ही ढूंढते हैं। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, किसी से पूछो उसके दिमाग में यही रहता है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी कैसे ध्यान रखना है? सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी मिलेगी भाई? फंक्शनल ग्रुप को। फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, और उसके बाद तब जाके आता है लॉन्ग चेन। और लॉन्ग चेन भी अगर इकट्ठे कई सारे जगहों पे सेम सेम आ जाए तो आप तब जाके नंबर ऑफ सब्सटेंट देखना, नंबर ऑफ साइड चेन और सब्सटेंट। तो ये है प्रायोरिटी। सो हाउ विल वी राइट दिस? लिखो, पेरेंट चेन कौन सा होता है? पेरेंट चेन कंटेन्स maximum number of principal functional group. Parent chain contains maximum number of principal functional group. Then maximum number of carbon double bond carbon or carbon triple bond carbon. And then what? Longest possible chain, आखिरी में देखना है एकदम। And if the longest possible chain is identical for two different routes, फिर क्या करेंगे? We will decide that one जिसपे सबसे ज्यादा substituent। तो ये ऑर्डर लिख लो this out. So parent chain is the one which contains maximum number of principal functional group, maximum number of double and triple bond, along with that